करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलो समझते हैं। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या बन जाएगा? टाइम। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो आपने सिंपल तरीके से सुना होगा, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ विल गो इन थोड़ा मोर डिटेल। We define in physics as rate of flow of charge every small moment of time. हम इस लेवल पर डिफाइन कर देते हैं उसको। ठीक है, when we talk about charge flow, there can be positive charge flowing, there can be negative charge flowing. ठीक है, and by the electrostats I know, अगर दो बॉडीज है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या फ्लो करेगा? नेगेटिव चार्ज। In general, we study about conductors. Conductors में we have available of negative charge. नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है अपने पास, है ना? ठीक है, सो अगर मैं चर्चा करूं चार्ज फ्लो की, तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है, दैट इज अ बैटरी। देखो, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, सर ने बताया होगा। एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, दैट मींस इट गेट रिड्यूस्ड इजीली। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड इन अ डिफिकल्टी, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इसको अपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा होगा, पीएससी माजिल, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, सो मोर रिड्यूसिंग एलिमेंट, लेट्स से आई हैव अ सोडियम PSC, और अगर ये सीरीज देखो तो नीचे कहीं पे आएगा आयरन। अगर मैं कॉम्बिनेशन लूं पोटेशियम और आयरन का, तो हु विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर? द वन हु इज एट द टॉप। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो पोटेशियम से आयरन की तरफ होगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रिड्यूसिंग पोटेंशियल का डिफरेंस देखा जाता है, और उस डिफरेंस ऑफ रिड्यूसिंग पोटेंशियल विद द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं, बैटरी का वोल्टेज। Voltage is nothing but the difference of reducing potential of each electrode. बैटरीज के अंदर दो चीजें फ्लो करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और एक आयॉन्स फ्लो करते हैं। ये पता है कि सर ने बताया होगा, इन द इलेक्ट्रोलाइट आयॉन्स फ्लो, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चार्ज फ्लो। ठीक है, सो करंट in the battery is a contribution of both electron flow as well as ions flow. इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है आउट ऑफ बैटरी, क्योंकि वहां पे कंडक्टर्स ज्वाइन होते हैं। आयंस फ्लो होता है इनसाइड अ बैटरी। व्हाई? बिकॉज इनसाइड अ बैटरी यू हैव इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं विच फ्लोज। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक सिचुएशन थी वेयर क्यू चार्ज प्लस वाला फ्लो किया, प्लस से माइनस की तरफ, और इधर माइनस क्यू फ्लो किया माइनस से प्लस की तरफ। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज फ्लो? टोटल चार्ज फ्लो होगा क्यू माइनस माइनस क्यू। व्हाई? बिकॉज देखो, ये क्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है और ये माइनस क्यू एक नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो द टोटल चार्ज दैट हैज फ्लोन इज 2q। तो अगर मुझे करंट लिखना होगा,
I will be defined as 2q upon t. In general nature, हम लोग जब करंट कैलकुलेट करते हैं, we calculate positive charge flow as well as negative charge flow. ठीक है? Now, in current electricity chapter, we are going to mainly deal with electrons. ठीक है? So first of all, let us talk about the materials that we are going to study. पहला, conductor. Conductor पता है क्या? It has ample of free electrons. Did we discuss about the electron C model? In a conductor, बहुत सारे छोटे छोटे atoms होते हैं. They are tightly packed. होता क्या है कि उनके electrons बाहर move कर जाते हैं. These electrons move in the free space. These are called free electrons. These are responsible for current and heat conduction. Current and heat conduction. दूसरा टाइप का मटेरियल जो होता है, that is insulators. Insulators में we have tightly packed atoms and electrons. जब इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक होते हैं, मूव ही नहीं कर पाते हैं. थर्ड होता है सेमीकंडक्टर्स. Semiconductors में electrons are tightly packed, but they get free beyond a certain temperature. Certain temperature, और पूरे फ्री नहीं होती है, up to a certain extent. Up to a certain extent. ठीक है? ये तीन टाइप के मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे. कंडक्टर्स हम लोग अभी पढ़ेंगे. इंसुलेटर्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज करंट डज नॉट गेट कंडक्टेड. सेमीकंडक्टर एक अच्छा टॉपिक है जो कि हम 12th के एंड में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं करंट फ्लो इन अ कंडक्टर. करंट फ्लो इन अ कंडक्टर. क्या मैं बाय डिफॉल्ट मान लूं अभी के बाद से मैं चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बोलूंगा? जब जब मैं चार्ज बोलूं तब तक आप इलेक्ट्रॉन समझोगे. ठीक है, मान लो एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हो सकता है वायर ऐसा हो और करंट इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल है. करंट वांट्स टू गो इन दिस डायरेक्शन, तो वायर का लेंथ इज नॉट एक्चुअली अलोंग द करंट. तो ऐसे केस में हम एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज J. J is defined as current density. Current density. आप इसको समझ सकते हो एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी. रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक लाइंस हमने ड्रॉ की थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब इसमें मान लो कि उन्हीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग स्ट्रीम जा रहा है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट इमेजिन इन दोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में जा रहे हैं. That particular quantity is defined as current density and this is a vector quantity. याद रहे, it's a vector quantity. कैसे vector quantity हुई आप मेरे को बताओ. Was electric field a vector quantity? Yes. Electric lines of force a vector quantity? Outcome of electric field? Yes. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या डिफाइन करते थे, फ्लक्स. फ्लक्स क्या था, E डॉट ds. सिमिलरली हम एक डिफाइन करते हैं J डॉट ds. J डॉट ds, इस चीज को हम लोग बोलते हैं करंट. ठीक है, करंट इज J डॉट ds इंटीग्रल.
दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या ये समझ में आया? सो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी while current is a scalar quantity. ठीक है? Because current is confined, current has a direction along the length. अब बताओ, फर्स्ट केस में तो करंट भी इधर हो जाएगा, करंट भी ऐसे हो जाएगा, और आपका करंट डेंसिटी भी ऐसे ही होगा। ठीक है? सेकेंड केस में आपका करंट ऐसे है I, बट करंट डेंसिटी ऐसा है। दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, है ना? So this is like a flux. So the flux of current density is defined as current. ठीक है? चलो आगे चर्चा करते हैं। हाँ? Let's talk about drift velocity. You see, in a conductor, आपको पता होगा K is a Boltzmann constant where T is temperature. ठीक है? This 3/2 kT is nothing but half mv square. This energy of a particle is nothing but the kinetic energy of the particle. ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, बट अगर मैं चुपचाप एक वायर रख दूं तो आपको तो लगेगा सब कुछ स्टेशनरी है, बट इनसाइड द वायर व्हाट हैपेंस इज, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का देखो फ्लो ऐसे रैंडम होता है, ठीक है? सो द नेट मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको आप वर्ड दोगे ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन NION, या इसको आप नॉर्मली बोल देते हो zigzag मोशन। It results in no net displacement, यानी कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। मान लो I apply an electric field. Now I apply an external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन वुड वांट टू गो इनटू दिस डायरेक्शन, बट होता क्या है, ये zigzag मोशन पता है क्यों हो रहा था? बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ पार्टिकल थ्रू व्हिच इट इज कोलाइडिंग। जैसे इधर जाएगा कोलाइड होके वापस आएगा, कहीं और कोलाइड होके वापस जाएगा, देखो इन सब जगह कोलाइड हो रहा है वो। एज सून एज आई अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कोलाइड वाले पार्टिकल भी शिफ्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का नया मोशन क्या हो जाता है, ठीक है? ब्लैक, इस बार थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा। You know, in every collision he is drifting a bit. Between every collision he is drifting a bit. This extra drift, this extra drift between two successive collisions is called lambda. Lambda is nothing but mean free path, जो उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और टाउ डिफाइन होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है? इस चक्कर में दिस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर जाता है, इतना ड्रिफ्ट हो जाता है। दिस इज द ड्रिफ्ट। आया? ड्यू सिंस देयर वाज अ ब्राउनियन मोशन, देयर वाज नो नेट डिस्प्लेसमेंट, बट जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो गया। कहां से कहां हुआ? यहां से पड़ा था, यहां से यहां तक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है? अब हु विल गिव मी द करंट?
will Brownian motion give me the current or the drift will give me the current? Drift will give me the current. तो वहां पे लिख दो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मेरा ये हैंग हो गया है ऐप, 1-2 मिनट लगेगा उसको चार्ज होते, तब तक आप लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी will provide the current. Drift velocity will provide the current. ठीक है, अब ड्रिफ्ट की चर्चा करते हैं. लेट्स से ये एक वायर है, इस वायर में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका लेंथ है VD. VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, लेट्स से इन अ यूनिट टाइम ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया. सो वी डिफाइन सर्टेन टर्म्स. The terms we use as N is the number of free electrons in a unit volume. A is area of cross section. VD is drift velocity. And E is nothing but charge on an electron. So just consider this cross section. So in a unit time, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू V drift into unit time, that is VD. Number of electrons that are crossing this area is number of electrons per unit volume, number of electron crossing, number of electron per unit volume into the area of the cross section. ये हो गया number of electrons per unit length into VD. VD मतलब the VD was nothing but the length, distance traveled. So इतने electrons crossing the area in a unit time. ठीक है, and the number of electrons crossing the unit time is this. So charge crossing the area in unit time कितना हो जाएगा? Number of electrons NaVD into the charge in an electron. और आप बताओ the charge passing through the area in a unit time, यानी charge in the unit time is nothing but current. So current का expression बना NaEVD. ठीक है, so the charge so the current through the cross sectional area of a wire is NaEVD. ठीक है, so this was the derivation of finding the brief understanding. हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा था? 3/2 kT which was equal to half mv square. तो यहाँ से जब मैं निकालता हूँ ना, the velocity of electron comes of the order of 10⁶ meter per second. This is velocity of electron. But by calculation we have found that the drift velocity is of the order of 10⁻³ meter per second. ये समझ में आया? It means इलेक्ट्रॉन के रैंडम भागने की वेलोसिटी है ये, लेकिन इस रैंडम भागने में जो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा था ना, ड्रिफ्ट, वो वेलोसिटी ये है. So you see there is a huge difference. यानी 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जो स्केल होता है 1 to 10 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना ही ट्रेवल करता है, इतना बस. I would highlight सिर्फ इतना.
बट ड्रिफ्ट है ये, तो ड्रिफ्ट इतना सा होता है while its motion is so large. The question was the electron drift by 1 meter. Find the distance traveled by electron during that time. That means the electron has drifted by 1 meter. इतना लंबा वो drift travel कर चुका है. Meanwhile, वो electron का zigzag motion था, उसमें उसने कितना travel किया. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. My drift velocity is 10 to the power minus 3 meter per second. My velocity of electron is 10 to the power 6 meter per second. ठीक है. How much distance has been drifted? 1 meter. So time is distance upon speed. यानी 10 to the power 3 second. In 1000 second, the distance traveled will be 1 meter in the drift direction. But तब तक वो ब्राउनियन मोशन में कितना ट्रेवल कर चुका होगा? चलो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है? 10 to the power 6 into 10 to the power 3. वो 10 to the power 9 meters. So जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर जाता है, तब जाके he will have a drift of only 1 meter. Got it? चलो आगे बढ़े. सर डाउट. बोलो. सर आपने ऊपर वाला पार्ट वीडियो वापस से समझाया, तभी आपका वॉइस ब्रेक हुआ था तो समझा नहीं था. देखो, ड्रिफ्ट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाना, और दूसरा होता है ब्राउनियन मोशन, जो वो रैंडमली वहां पे खेल कूद रहा है. तो अलोंग द डायरेक्शन जाने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो इतना कम होता है 10⁻³ ये देखो इतना कम होता है. बट उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और है. तो बस हमने कुछ नहीं कंपेयर किया था. सो कंपैरिजन में ये बताया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होती है. तो एक क्वेश्चन से हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ड्रिफ्ट में 1 मीटर जा रहा है कोई पार्टिकल, ड्रिफ्ट में पार्टिकल 1 मीटर जा रहा है, यानी कि कितना टाइम ले रहा है? 10⁻³ सेकंड. तब जाके वो 1 मीटर ट्रैवल करेगा. तो उतने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितना घूम गया होगा इन द ब्राउनियन मोशन. दिस इज दिस मच. ठीक है. ओके सर. हाँ, चलो आगे बढ़े. नोट डाउन कर लो इसको. सर सर कंडक्टर के अंदर जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना? नो 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 नो. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ब्राउनियन मोशन की वेलोसिटी. करंट के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Drift velocity is the velocity of movement of electron along the electric field, while the normal velocity of electron is nothing but the electron random motion velocity. अच्छा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Relation between voltage and current. चलो, हमने दो चीज डिफाइन कर दी. एक था लैम्डा और एक था टाउ. लैम्डा था मीन फ्री पाथ और टाउ था रिलैक्सेशन टाइम. मैं वापस से बताता हूँ ये क्या चीजें थी. देखो, जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है और मैंने यहां से लेके यहां तक वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया, यहाँ पे कोलाइड हुआ, तो कोलाइड करने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो था लैम्डा, जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ. हर दो डिस्टेंस के बीच में जो लैम्डा एवरेज है वो, और इसमें जो टाइम लिया जा रहा है वो टाउ, यानी टाउ सेकंड तक वो यूनिफॉर्म चलेगा. और लैम्डा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन. बट ये मैंने आपको क्या बताया? इन द ब्राउनियन मोशन डायरेक्शन. What is our concern? Our concern is along the drift velocity direction. So इसी को रिफाइन किया गया
और कहा गया कि यार रादर देन दिस हम लोग डिफाइन करेंगे दो कोलिजन के बीच में वो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा था साइड में, हम लोग इसको लैम्डा बोलेंगे। द एक्स्ट्रा ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, इसको लैम्डा बोलेंगे, और इस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाउ। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। आई नो S is equals to UT plus half AT square। ठीक है, मान लेता हूं कोलिजन के बाद वो जीरो से चालू कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ A टाउ स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होता है? Q इंटू E बाय M। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज अपॉन लेंथ। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट अपॉन लेंथ। सो लैम्डा comes out to be E by ME into half into tau square into V by L। ठीक है, अब अगर मैं देखूं I is equals to NAE VD। NAE VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स लैम्डा बाय टाउ। N sorry, A is the area, NAE VD is lambda by tau। लैम्डा की वैल्यू देखो कहाँ पे है, ये वाली लैम्डा की वेलोसिटी यहाँ डाल दो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, NAE by tau, लैम्डा हाफ E by ME tau square into V by L। टाउ स्क्वायर का ये टाउ कैंसिल, दिस इज NAE square tau by 2MEL into V। सो मेरा करंट का फॉर्मूला क्या बना? NAE square tau by 2MEL into V, where V is a potential difference। ठीक है, so this is the relation between current and voltage। so I have got a relation that you see, ये वाली पूरी क्वांटिटी है ना, ये वाला देखो, isn't it a constant value in an electrical circuit? इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप वोल्टेज चेंज करते हो, करंट चेंज होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट को हम रिफाइन करते हैं। दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी। आप खुद देखो, ध्यान से देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम, जितने कम कोलिजन उतना ज्यादा ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर मास बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, लेंथ बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। सो दिस वाज द टर्म डिफाइंड ओरिजिनली बाय ओम, व्हिच वाज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी C was defined as NAE square tau by 2MEL। Later, with a lot of constraints and different materials, they thought it's reasonable to define opposite of conductivity, that is, opposite of it is conductance, not conductivity, my mistake. It is conductance, CONDUCTN। It is reasonable to define opposite of conductance, that is resistance। 1 upon C is R। So resistance is defined as 2MEL by NE square tau by A।
So from there he defined Ohm's law that V is equals to I into R, where R is the resistance of a given conductor. So my resistance is 2 me upon ne square tau into L by A. तो आप मुझे बताओ, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, इधर देखो एरिया डिनोमिनेटर में है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। These are the parameter associations of resistance and the physical dimensions. ठीक है, फर्दर they said कि यार रेजिस्टेंस ना एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, फिजिकल पैरामीटर्स पे, तो ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो उन्होंने बोला इस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो रो इज 2me वेट me, ई छोटा, याद रखे me is the mass of electron, rho is 2me by ne square into 1 by tau. Rho is the property of material. आप देखो mass of electron, number of electron, charge on electron and 1 upon tau, it's a property of material, while resistance is rho L by A. Resistance depends upon the property and external physical dimension. Rho is a property of material. It can be vary with temperature. Temperature increase करेगा तो rho increase करेगा। क्यों? क्योंकि temperature increase करेगा तो tau decrease करेगा, तो resistivity increase करेगा। So this was the understanding of resistance, resistivity, and the parameters that affect both of them. Let's say the resistivity is 10 to the power minus 5 ohm per meter. Length of the wire is 25 meter. Resistance is given as 2 ohm. आपको पूछा गया find the area of wire. Easy कर सकते हैं? How will you find the area of wire? Simple. Apply the formula. R is rho L by A. 2 is equals to 10 to the power minus 5 into 25 upon A. एरिया कितना आ गया? देखो 12.5 into 10 to the minus 5 meter square. That is 1.25 centimeter square. 1.25 centimeter is like this much. ठीक है, सॉरी इससे भी छोटा होगा वायर, समथिंग ऑफ दिस नेचर। इसको आप पाई आर स्क्वायर करो, देखो आर का वैल्यू मिल जाएगा आपको। By this you can find the radius of the wire also. कर लिया नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, a wire has a resistance of 20 ohm. Find the new resistance when part A length of wire is doubled.
area of wire is doubled. 3. Radius of wire is doubled. 4th, wire is stretched to double the length. ठीक है, चलो सॉल्व करें. देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. The new length is double the original length. देखो R is rho L by A. तो R1 upon R2 is rho L1 upon A upon rho L2 upon A. यानी L1 by L2. तो original resistance is 20 upon final resistance is R. L1 initially L था, L2 हो गया डबल द लेंथ. तो देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया 40 ओम. आप खुद ही देख सकते हो, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो R लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एरिया इज डबल, तो कैन आई से R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, यानी R1 अपॉन R2 इज A2 अपॉन A1. यानी कि R1 कितना था 20 अपॉन R2 इज एरिया. सेकेंड एरिया क्या है, डबल द ओरिजिनल एरिया अपॉन एरिया A. तो R2 कितना हो गया 10 ओम. अगेन आप खुद कॉमन सेंस से देख सकते हो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा. थर्ड, रेडियस. देखो थर्ड, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. एरिया क्या था पाई R स्क्वायर, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर. तो R1 अपॉन R2 is R2 square upon R1 square. आप देखो रेजिस्टेंस हैज अ स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. तो R1 कितना है 20 अपॉन R2 is रेडियस कितना है R2 is twice the original radius. देखो यही क्वेश्चन है ना, when the radius of the wire is double. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. ये आ गया 4. तो R2 is 20 by 4 and that is 5 ohm. देखो जैसे एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, एरिया 4 टाइम्स कर दिया रेडियस डबल करके तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया. लास्ट क्वेश्चन. दिस टाइम द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ. अब इसका क्या करें. See, when I stretch the wire, what remains constant? वायर को स्ट्रेच करने पे क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम. वायर का मटेरियल. यस, वायर का मटेरियल. तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया. जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम भी है, तो फाइनल लेंथ इनटू फाइनल एरिया. तो आप देखोगे L1 अपॉन L2 आ जाता है मेरे पास, फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया. चलो, तो R1 upon R2 is rho L1 by A1 upon rho L2 by A2. रो कैंसिल. ये आता है मेरे पास L1 by L2 into A2 by A1. A2 by A1 कितना है L1 by L2. तो R1 by R2 आ गया मेरा L1 by L2 into, देखो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, अगेन L1 by L2 आ गया. So R1 by R2 comes out to be L1 by L2 का square. R1 by R2 is L1 by L2 का square.
ठीक है, अब L2 is twice L1, डबल द लेंथ किया हुआ है, तो डालो वैल्यू। R1 is 20 अपॉन R2 is L1 अपॉन 2L1 का स्क्वायर। तो देखो R2 कितना आ गया, 20 इंटू 4, 80 ओम। क्या हम इसको डायरेक्टली कर सकते थे? यस बिल्कुल। देखो लेंथ डबल किया तो 20 ओम का 40 ओम हो गया, ठीक है, बट लेंथ डबल करते करते एरिया भी तो हाफ हो गया, और एरिया हाफ हो गया तो 40 अपॉन 1/2 हो जाएगा, तो 40 इंटू 2 80 हो। या तो वैसे करो या ऐसे सॉल्व करके करो। दैट इज if the wire is stretched to increase by x percentage, or let's say इसको एक नंबर वैल्यू देते हैं, to increase by 2%, find a percentage change in resistance. The question I repeat, if the wire is stretched, यानी वायर को आपने खींचा and the length is increased only by 2%, तो बताओ what will be the change in resistance of wire? देखो हमने वायर को स्ट्रेच किया ना, तो लुक एट दिस रिलेशन, R1 अपॉन R2 इज L1 by L2 का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेच किया तो वॉल्यूम सेम है। I'll use this, R1 upon R2 is क्या था, L1 by L2 का स्क्वायर, L1 by L2 का स्क्वायर, या I can also say that R2 by R1 is L2 by L1 का स्क्वायर, ठीक है। Given that L2 is nothing but L1 plus 2% increase, यानी कि L1 into 1 plus 2 by 100, ठीक है। तो चलो R2 by R1 आ जाएगा L1 into 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर into L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, ठीक है। It is nothing but फाइनल, हाँ ठीक है, 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर। मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, that means R2 minus R1 upon R1 into 100। परसेंटेज चेंज पता है ना, चेंज that is बड़ा माइनस छोटा R2 minus R1 upon the reference value R1 into 100। तो चलो ये हो जाएगा R2 by R1 minus 1 into 100। Now please substitute the value of R2 by R1, that is 1 plus 2 by 100 का होल स्क्वायर minus 1 into 100। ना यहाँ पे आपको पता ही होगा 2 by 100 is very less than 1, so I can use binomial approximation। Binomial approximation, that is 1 plus ये आगे आ जाता है, आपको पता है ना 1 plus x raised to power n क्या बन जाता है, 1 plus nx, that is binomial approximation। Binomial approximation नीट वालों ये लर्न कर लो। तो 1 plus 2 into 2 by 100 minus 1 into 100, you see ये minus 1 और plus 1 cancel, so 2 into 2 by 100 into 100, that is 2 into 2, 4%। so percentage change of resistance कितना हो गया, 4%। please pay attention here।
यहाँ पे अगर 2% की बजाय मैं x परसेंटेज लेता तो यहाँ पे x आता, यहाँ पे x आता और यहाँ पे x आता, तो आंसर होता 2x परसेंटेज। ठीक है, तो ये आप लर्न भी कर सकते हो फास्टर कैलकुलेशंस के लिए। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, 2% इंक्रीज किया, 4% इंक्रीज किया, तो ये लर्न ही कर लो उसको सीधा। टेम्परेचर डिपेंडेंस of resistance and resistivity. देखो, in our scope we take small temperature difference. ठीक है, so rho is rho naught into 1 plus alpha delta t. आपने ऐसा पहले देखा होगा in the thermal expansion also, L is L naught into 1 plus alpha delta t. ठीक है, तो एक्चुअली इसको आप ऐसे समझ सकते हो that resistivity change depends upon original resistivity, यानी पहले कितना ऑब्स्टेकल है तो टेम्परेचर बढ़ा के उतने ही ज्यादा ऑब्स्टेकल बढ़ जाएंगे। चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी यहाँ से बनता है रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, and there is nothing but the final resistivity minus initial resistivity is initial resistivity into alpha delta t. That means rho final minus rho naught is rho naught alpha delta t. So rho final is nothing but rho naught into 1 plus alpha delta t. This is only applicable, please note, it is only applicable if alpha delta t is smaller than 1. When alpha delta t is smaller than 1. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। In this question, given that the अच्छा we did not do one more thing. यहाँ पे into L by A दोनों जगह अपन कर दें तो देखो क्या बनता है, R is equals to R naught 1 plus alpha delta t, सेम, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, let's take a question. The resistance of a wire is nothing but 1 ohm at a certain temperature, let's say 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस वायर को लिक्विड बाथ में रखा या उसका टेम्परेचर बढ़ाया या उसको हीटर पे रखा या हीटिंग कॉइल था, जो भी था, द फाइनल रेजिस्टेंस इज 1.2 ohm. आपको पूछा गया फाइंड दैट फाइनल टेम्परेचर गिवन दैट अल्फा इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी. It is defined as the value is almost 10 to the power -3 or -2 degree per Celsius. Alpha is 10 to the power -2 degree per Celsius. आपको final temperature निकालना है. Alpha is the coefficient of resistivity. Coefficient of resistivity change with temperature. Correct solve? R is equals to R naught 1 plus alpha delta t. 1.2 is equals to 1 into 1 plus अल्फा कितना है 10 to the power -2 into delta t. तो देखो ये कितना आएगा 1.2 is equals to 1 plus 10 to the power -2 delta t, ये इधर जाएगा तो 0.2 is 10 to the power -2 delta t. तो देखो डेल्टा टी कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टी इज नथिंग बट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 20. फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 था, so final temperature comes out to be 40 degree Celsius. अब चलो, अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की.
ठीक है, एंड डालते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है बैटरी, एक होता है स्विच, एक होता है अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस। देखो यही 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक है। बाकी वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट आर ऑल द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इवन ऑल द अप्लायंसेस आर द पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस। स्विच के बहुत सारे पार्ट होते हैं, प्रेस की, टैपिंग की, होल्ड की। बैटरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ड्राई बैटरी, ठीक है। तो एक बेसिक सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये ऐसा वैसे इसको सेल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल, और ऐसे 3-4 एक साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं बैटरी। सिंबल्स है, ये स्विच, अमीटर, रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ठीक है। नाउ interesting to note, there is another thing called galvanometer which is the parent meter of both the meters. ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर में कनेक्शन। अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो that galvanometer doesn't have any sign, it just detect the current. Ammeter on the other hand has a sign of plus and minus, तो प्लस इस तरफ कनेक्ट होता है, it measure the value of current. Then I have voltmeter, it measure voltage across the resistance, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस और माइनस आएगा, ध्यान रहे सेल के अंदर बड़ी लाइन इज प्लस, छोटी लाइन इज माइनस, ठीक है। अरे किसी के बैकग्राउंड में मोदी जी आ गए हैं, जरा म्यूट करो प्लीज। चलो आगे बढ़े। अभी तक हमने बैटरी की कुछ खास चर्चा नहीं करी है ना। बैटरी की चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में बस। बैटरी के अंदर एज वी हैव सीन, इनफैक्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रोड्स की बजाय इलेक्ट्रोड प्लेट्स होती हैं। मान लो इस इलेक्ट्रोड ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ट्रेवल करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, बट यहां से यहाँ फ्रॉम हियर टू हियर इलेक्ट्रॉन डज नॉट ट्रेवल, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयॉन्स कैरी करते हैं, तो नेगेटिव आयन इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन द बैटरी एक्चुअली आयॉन्स मूव, ठीक है। जब आयॉन्स मूव करेंगे दे विल मूव थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब आप खुद बताइए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। सो अगर एक आयन को मान लीजिए एक टैंक में बहुत सारे आयन्स हैं, इवन दो दे आर इजी टू मूव, लिक्विड है, बट स्टिल अगर एक आयन को यहां से यहां जाना है तो इट हैज टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ हर्डल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो के अंदर बैटरी के अंदर ये एक हर्डल होता है। सो वी नो हर्डल इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन
to the flow of charge. तो यहाँ भी तो ऑब्स्ट्रक्शन है, भले यहाँ पे चार्ज के नाम पे आयॉन्स है, आयॉन्स आर मूविंग and negative ions are moving here, they are having the obstruction. This is nothing but the internal obstruction. So it is defined as internal resistance. यहाँ पे कोई resistivity define नहीं होती है, एक सेल है तो उसका खुद का internal resistance होता है. अब आप देखो, मान लेते हैं एरिया ऑफ प्लेट है A, distance between the plate है D, and the concentration is C. तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल r से डिनोट करूं, स्मॉल r और डिस्टेंस, तो आप खुद सोचो अगर मैं प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा. If I increase the area of the plates, do you realize there is more area from which the ions travel? So it is easier for the ions to move to one end of the plate to the other end of the other plate. किसी भी प्लेट के किसी भी पार्ट पे जा सकता है. So more the area, higher the chances कि वो easily पहुंचे, तो resistance कम हो जाता है. Now if you increase the temperature, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में ions start moving faster, और इलेक्ट्रोलाइट में तो सिर्फ आयॉन्स है. अगर आयॉन्स ही है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट में और आयॉन्स को ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाते ही आयॉन्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. आयॉन्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा. सो दिस इज वन थिंग जो कि नॉर्मल केस में नहीं है. टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता था, इन आवर केस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पे ability to move of the ions increases and there is no obstruction. सिर्फ आयंस को ही मूव करना है, आयंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है. आयंस का ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के लिए मैंने आयंस को ज्यादा मूवेबल बना दिया, सो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वी नीड टू नो ऑन द बैटरी. ठीक है, बैटरी के अंदर एक बैटरी को ऐसे डिनोट किया जाता है विद अ स्मॉल रेजिस्टेंस एंड इट इज कवर्ड विद अ बॉक्स. और यहाँ पे दो टर्मिनल्स लगे होते हैं, प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल. ठीक है, अब the actual voltage of battery is called as EMF. लेकिन when the current start flowing, ठीक है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होगा. कहाँ पे होगा एनर्जी लॉस? एट इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कुछ एनर्जी लॉस हुआ जिसकी वजह से वोल्टेज दैट वी गेट इन सर्किट, इज एक्चुअली लेस देन EMF. इस वोल्टेज को हम लोग नाम देते हैं terminal voltage. Terminal voltage is nothing but EMF minus voltage drop. Voltage किसके से ड्रॉप होता है? Due to internal resistance. ठीक है, तो एक क्विक समरी, बैटरी की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्लेट्स होती हैं. जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करेगा बैटरी के प्लेट्स के बीच में, ये देखो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट. एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सारे आयॉन्स भागना चालू हो जाएंगे. सो इंक्रीजिंग द डिस्टेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग द एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. अब नॉर्मली दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो एक्चुअल वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच जो आप केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज EMF. बट जैसे ही मैंने करंट फ्लो करवाना चालू किया, आप देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा बैटरी के अंदर. जैसे ही करंट फ्लो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी खाएगा, एनर्जी लॉस होगा, और ये एनर्जी लॉस इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप.
तो एक्चुअली में जो हमको मिलता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ये थी एक बैटरी की छोटी सी चर्चा, प्लीज नोट इट डाउन। चलो, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, आप मुझे एक बात बताइए, हमने पढ़ा था व्हाट इज वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It was work done in bringing a charge from infinite. So potential was defined as work done per unit charge. So what was my work done? Voltage into charge. और वर्क डन को हमने वर्क एनर्जी पावर में किससे एसोसिएट किया था? एनर्जी। तो यहां से हमको पता चलता है इफ आई हैव अ बैटरी और बैटरी ने क्यू चार्ज सप्लाई किया, हमने कैपेसिटर में भी देखा था, तो वर्क डन बाय द बैटरी वाज Q into V. तो कैन आई से आई कैन एसोसिएट द वोल्टेज डायरेक्टली विद द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सर्किट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस in a circuit. मान लो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। I have a resistance 2 ohm, I have a resistance 3 ohm connected with a battery of 1 volt. ठीक है, मुझे आपको ये बताना है that what is the current reading in ampere and what is the voltage V1 reading and what is the voltage V2 reading. चलो, let's start solving. मुझे पता है कि सीरीज सर्किट जो होते हैं, total resistance is nothing but adding all the resistance. It makes a lot of sense because अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहा है ना और रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टिकल। तो पहला ऑब्स्टिकल 2 ohm में मिलेगा उसको और दूसरा ऑब्स्टिकल 3 ohm में मिलेगा। सो टोटल ऑब्स्टिकल कैन बी डायरेक्टली एडेड। ठीक है, अब ऐसे सर्किट्स को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, माय टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 2 + 3 दैट इज 5 ohm। ठीक है, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। मैंने कैपेसिटर में सिखाया था ना, ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट। 5 ohm का सिंप्लीफाइड सर्किट कनेक्टेड विद 1 volt बैटरी। इन दिस सिंगुलर सर्किट आप ओम्स लॉ लगा सकते हो। यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या था? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, V = IR। तो करंट कितना हो जाएगा? V/R 0.2 एम्पियर। कितना है करंट? 0.2 एम्पियर। नाउ अगर करंट 0.2 निकला है, व्हाट इज करंट? करंट नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ध्यान से सुनना, चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। चार्ज is flowing. That means battery did not provide charge. जिसको ये मिसकंसेप्शन है, नोट बना के लिख ले। Battery does not provide charge because battery can only move charge. Battery can do work on the charge to make the charge flow into the circuit. So all the battery is doing कि चार्ज को यहाँ से लेगा और यहाँ से यहाँ तक धक्का मारेगा और धक्का मारते समय उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड होगी। दैट एनर्जी इज नथिंग बट द ये वाला एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू Q into V। ये वाला एनर्जी प्रोवाइड होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन इतना सारा एनर्जी लेके गया, कुछ एनर्जी इसको देगा, कुछ एनर्जी इसको देगा, और जब वापस आएगा ना उसका एनर्जी 0 हो चुका होगा, और जब जा रहा होगा तो उसका एनर्जी होता है Q into V. So any charge that cross a battery
gets added up with extra energy provided by the battery. तो आप यहाँ पे अलग से नोट बना के लिख सकते हो, battery provide energy to charge to flow, पहला. दूसरा, when the charge flow, the charge completes all its energy into the circuit. That means अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा ना तो सारी एनर्जी उस एक रेजिस्टेंस को दे दी जाएगी. 4 होंगे तो एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 रेजिस्टेंसेस. इट्स लाइक वो छोटा बच्चा जो खाना खा के नीचे उतरा है खेलने के लिए, वो पहले क्रिकेट खेलेगा, फिर फुटबॉल खेलेगा, तब तक खेलेगा जब तक वो थक नहीं जाएगा. सो ही विल गिव ऑल इट्स एनर्जी एंड देन कम बैक होम. ठीक है. लेट्स से ही डजंट हैव एन ऑप्शन, ही हैज ओनली क्रिकेट टू प्ले. वो दिन भर क्रिकेट ही खेलेगा और क्रिकेट खेल के एग्जॉस्ट होके ऊपर आएगा. सो इलेक्ट्रॉन इज लाइक दैट स्मॉल चाइल्ड जो एनर्जी लेके बैटरी से निकला और पूरी एनर्जी करने के बाद ही बैटरी में आएगा. ठीक है. तो ये वाला पार्ट लिख लो, फिर हम उसकी कुछ और डिटेलिंग चर्चा करते हैं. नोट इट डाउन. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. इसी सर्किट में देखो कितना करंट जा रहा था, 0.2 एम्पियर. ये 2 ओम था, ये 3 ओम था. Now he will consume some energy. Let's say the energy is E1. He will consume some energy. Let's say energy E2. I know that E1 plus E2 is the total energy that the charge is having. I can anytime replace this energy with voltage. V1 plus V2 is total voltage. So V1 plus V2 is the total voltage. ठीक है. अब देखो एक छोटे से सर्किट में, सर्किट के छोटे से पार्ट में आप ओम्स लगा सकते हो. V is equals to IR. तो V1 जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, दैट इज नथिंग बट 0.2 into the resistance, 0.4 voltage, 0.4 volt. V2 देखो, again V equal to IR लगाओ. V2 is 0.2 into 3, 0.6 volt. मैंने इंडिपेंडेंटली काउंट किया. कैन यू से द डायरेक्ट कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी दिस. V1 plus V2 is 0.4 plus 0.6, 1 volt. जो हमने डिस्कस किया था, बच्चा 2 स्पोर्ट्स खेलेगा और दोनों में टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा. ठीक है. सो कैन आई से V1 और V2 का वैल्यू मिल गया, V1 और V2 का वैल्यू मिल गया. एक और क्वेश्चन करते हैं. इसी केस के अंदर पहले 2 ओम था, फिर 3 ओम था, फिर 5 ओम था. मैंने एक रेजिस्टेंस 5 ओम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, कनेक्टेड विद द सेम बैटरी ऑफ 1 वोल्टेज. मेरा सवाल, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, find V1, V2 and V3. चलो सॉल्व करके दो. सॉल्व करते हैं. टोटल रेजिस्टेंस निकाला 2 plus 3 plus 5, that is 10 ohm. ठीक है. I is equals to V by R, that is 0.1 ampere. अब देखो V1 निकालते हैं.
V1 इज करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 0.1 एम्पियर, तो V1 आ जाएगा 0.1 इंटू 2, दैट इज 0.2 वोल्ट। V2 आ जाएगा 0.3 वोल्ट, V3 आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अगेन V1 plus V2 plus V3 is 1 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, पहले केस में जब दो रेजिस्टेंस थे 2 3 2 3 5, V1 कितना था 0.4, V2 कितना था 0.6, करंट कितना था 0.2, V1 is 0.2, V2 is 0.3 और करंट कितना है 0.1। करंट क्या है? इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज हैज डिक्रीज्ड एंड द वोल्टेज आल्सो डिक्रीज्ड। तो इसमें मेरे को क्या पता चलता है दैट इन सीरीज on adding more resistances, करंट भी डिक्रीज हो गया, यानी कि टोटल चार्ज भी डिक्रीज हो गया, एंड वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। वोल्टेज का मतलब एनर्जी जो कि हर रेजिस्टेंस को मिली वो भी डिक्रीज हो रही है। सो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना ही कम चार्ज निकलेगा बैटरी में से, और जो चार्ज निकलेगा उसकी एनर्जी भी कम मिलेगी हर रेजिस्टेंस को। So series circuit is ideally not very used except in few cases, ठीक है। सीरीज सर्किट इन फ्रंट एंड तो यूज होता ही नहीं, वो सिर्फ बैक एंड में यूज होता है जब कभी करंट कम करना होता है, वोल्टेज कम करना होता है, तभी सीरीज सर्किट यूज होते हैं। अदरवाइज जनरली आप जो फ्रंट एंड में देखते हो होम सप्लाई, वो सारा पैरेलल रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। अब चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट्स, पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स, पैरेलल सर्किट में पता है क्या कुछ ऐसा होता है, लेट्स से दिस इज 6 ohm, दिस इज 3 ohm एंड दिस माय बैटरी। ध्यान दीजिएगा पैरेलल अक्सर कंसेप्चुअल पार्ट होता है। मान लेते हैं बैटरी मेरा है 1 वोल्ट, तो जितने भी चार्ज निकले यहाँ से सबके पास एनर्जी कितनी है 1 QV, तो सबके पास सेम एनर्जी है। अब देखो यहाँ से ये वाला चार्ज इधर चला गया और ये वाला चार्ज इधर गया, तो जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो ईच चार्ज हैड सेम एनर्जी, क्योंकि बीच में एनर्जी तो कोई कंज्यूम हो ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिलेगा V। सो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान दीजिएगा, 6 ohm connected with this 1 volt बैटरी, और इसी बैटरी से मैंने एक और सर्किट बना दिया 3 ohm also connected with the same battery। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए। Now let's say इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2। ये मेरा सर्किट C1, ये मेरा सर्किट C2। पहले C1 की चर्चा करते हैं। 6 ohm connected with 1 volt बैटरी, ठीक है। तो I is equals to V by R, करंट कितना गया 1/6। सर्किट C2 में करंट कितना गया, कितना है 3 ohm कनेक्टेड विद 1 वोल्ट बैटरी, तो I is equals to 1/3। तो बताओ टोटल करंट कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, 1/3 इज इक्वल टू टोटल करंट
बिकॉज टोटल करंट इज नथिंग बट हमने देखा एक करंट यहाँ पे जाएगा I1, एक करंट यहाँ पे जाएगा I2, I1 plus I2. So my total current comes out to be 1/6 plus 2/6, 3/6, 1/2 is my total current. ठीक है? So यहाँ से हमने ये समझा that parallel circuits can be solved independently without having any association with a combined circuit. अभी तक आपने जो पढ़ा था that was a combined circuit. ठीक है, तो चलो combined circuit के तरीके से भी solve करते हैं. Let's say I deal it with a combined circuit. 3 ohm, 6 ohm connected with 1 volt battery. Parallel का 1/R is 1/R1 plus 1/R2. 1/6 plus 1/3, R कितना आ गया मेरा? 2 ohm. तो ये सर्किट रिड्यूस डाउन हो गया मेरा 2 ohm का एक छोटा सा सर्किट with a battery of 1 volt. I is equals to V/R. Do you realize both current are same? So you don't necessarily every time have to use this formula. पैरेलल को आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन होमवर्क का आपको होमवर्क में करना है. पैरेलल सर्किट के अंदर ये 3 ओम था, ये 6 ओम है और मैंने 2 ओम एक और लगा दिया कनेक्टेड बाय 1 वोल्ट बैटरी. आपको solve by both methods to find I1, I2, I3 and I2 तक. दूसरा होमवर्क, A, B, C, D. आपको रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी निकालना है. थर्ड क्वेश्चन, आपको टोटल करंट निकालना है I, I1, I2. उसके बाद आपको निकालना है V1, V2. These 3 circuits are your homework. अगली क्लास में हम लोग काफी सारे सर्किट करेंगे, किरचॉफ लॉ करेंगे. ठीक है, वो जो भी था KVL और KCL. ठीक है, उसके ऊपर सर्किट्स करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सर्किट सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो